ओके स्टूडेंट्स, आज हम रियल एनालिसिस के इस लेक्चर में जो थ्योरम करने वाले हैं उसकी स्टेटमेंट है। एज्यूम अल्फा इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली एंड अल्फा डैश इज रीमन इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। लेट f be bounded real function on closed interval ab, then f is a Riemann integrable over alpha, या f is a Riemann-Stieltjes integral with respect to alpha if only if f into alpha dash is Riemann integrable. In that case, integral a to b f d alpha is equal to integral a to b f of x f dash x dx। थोड़ा सा अगर इसको समझें तो ये कुछ ऐसा फंक्शन है कि जैसे सपोज कर लो हमने कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और साथ में यहाँ पे अल्फा की वैल्यू एक्स स्क्र ले ली, तो डेफिनेटली हम इसको ले सकते हैं इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 2x इंटू डी एक्स, लाइक दैट। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे को इसमें ओनली रीमन इंटीग्रल है, ये आपका रीमन स्टेलजस इंटीग्रल है। आपको पता है जब सिंपल आर लिखा होता है तो रीमन इंटीग्रल, और जब आर अल्फा लिखा होता है तो स्टेलजस इंटीग्रल है। ठीक, तो देखो यहाँ पे अल्फा डैश जो है वो रीमन इंटीग्रेबल है और एफ जो है वो रीमन स्टेलजस इंटीग्रल है। तो हमने प्रूव करना है एफ इंटू एफ अल्फा डैश इज रीमन इंटीग्रल एंड इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स एफ अल्फा डैश ऑफ एक्स डी एक्स। और हमें पता है कि जब हम अल्फा एक्स को हम एक्स ले लेते हैं तो रीमन इंटीग्रल और रीमन स्टेलजस इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं रहता। तो एनी हाउ, तो यहाँ पे हमें गिवन दिया हुआ है सिंस अल्फा डैश इज रीमन इंटीग्रेबल, सो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो वी गिवन एंड अप्लाइंग द थ्योरम दिस। ये हमने थ्योरम पढ़ रखी है कि अगर आप एफ जो है वो रीमन स्टेलजस इंटीग्रल है तो on closed interval AB, if only for given for every epsilon greater than 0, there exists a partition P such that UPF alpha minus LPF alpha is less than epsilon। पर यहाँ पे स्टेलजस इंटीग्रल नहीं है, यहाँ पे सिंपल एफ डैश जो वो रिमन इंटीग्रल है। जो स्टेलजस के लिए इंटीग्रल के लिए होल्ड करेगा वो सिंपल रिमन इंटीग्रल के लिए भी होल्ड करेगा, क्योंकि रिमन स्टेलजस इंटीग्रल जो है वो जनरलाइजेशन है और रीमन इंटीग्रल जो उसका पर्टिकुलर केस है। तो डेफिनेटली जहां पे हमने यूपीएफ एफ लिखेंगे, अब एफ के लिए है तो डेफिनेटली ये पार्टीशन ले ली और ये रिजल्ट से हमारे को क्या आ गया, यूपी एफ डैश। अब कॉमा यहाँ पे एक्स लिखने की तो जरूरत है नहीं, बिकॉज ये रीमन इंटीग्रल के लिए अल्फा की जरूरत नहीं पड़ती, अल्फा इज एक्स एक्स होता है। तो सिंपल यूपीएफ यूपी अल्फा डैश माइनस एलपी alpha dash is less than epsilon. So this is because of this theorem. So I just put it here. Next is, तो यहाँ पे लिखा भी है अप्लाई 6.6 थ्योरम 6.6 टू अल्फा डैश। ठीक, तो सिंस एफ आपको रिमन इंटीग्रेबल गिवन है और अपना एफ डैश अगर रिमन इंटीग्रेबल है तो डेफिनेटली इनका प्रोडक्ट भी
यहाँ पे हमें सिंपल अल्फा लिखना चाहिए, यहाँ पे ये आएगा एंड दिस इज दिस। ठीक, तो हमने पढ़ रखा है कि कोई भी अगर फंक्शन रिमन इंटीग्रल है तो उनका प्रोडक्ट भी, क्योंकि एफ इंटू, हमने पढ़ रखा है कि एफ अगर रिमन इंटीग्रेबल है और एफ टू रिमन इंटीग्रेबल है तो उनका प्रोडक्ट भी रिमन इंटीग्रेबल होता है। ठीक, तो जो रिमन के लिए होल्ड करेगा वो स्टेल्जस के लिए होल्ड करेगा, वो रिमन इंटीग्रल के लिए भी होल्ड करेगा। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस इंटीग्रल। सो सबसे पहले क्या करा हमने स्टूडेंट्स, मीन वैल्यू थ्योरम लगाई। तो मीन वैल्यू थ्योरम प्रोवाइड्स ए पॉइंट्स, इस पार्टीशन से ये जो इंटरवल है इसके अंदर हमने मीन वैल्यूज थ्योरम लगाएंगे। तो आपको पता है कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है कि एफ अगर इंटीग्रेबल है, कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, ऑब्वियस है, ए टू बी इंटरवल के बीच में, तो हमें क्या मिलता है एफ डैश सी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। ठीक, और ये सी जो होता है वो लाइज बिटवीन ए और बी होता है, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होता है। तो सेम लॉजिक यहाँ पे हम रिमन इंटीग्रल की डेफिनेशन किसके लिए लगा रहे हैं, अल्फा के लिए। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो दिस इज नथिंग बट इज अल्फा ऑफ अल्फा एक्स आई, अल्फा आई इज इक्वल टू डेल्टा अल्फा आई इज इक्वल टू एफ डैश टी आई डेल्टा एक्स आई। और इसको ये कैसे बनेगा रिजल्ट, सो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। डेल्टा अल्फा इज नथिंग बट इट इज ए अल्फा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फा ऑफ एक्स आई माइनस वन। इसको मैंने इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से मैंने डिवाइड कर दिया। तो डेफिनेटली दिस इज नथिंग बट इट इज ए डेरिवेटिव, डेसिमल बन गया, दिस इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, लाइक दैट। सो इट इज नथिंग बट इट इज ए एफ डैश सी, या यू कैन से अल्फा डैश टी आई। टी आई हमने ये पॉइंट सी, जैसे सी ए और बी के बीच में होता है तो हमने यहाँ पे टी आई लाइज बिटवीन दिस इंटरवल। ठीक, और ये जो एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन है, इसको हमने डेल्टा एक्स आई लिख दिया। सो व्हाट वी गेट डेल्टा अल्फा आई इज इक्वल टू अल्फा डैश टी आई डेल्टा एक्स आई। क्लियर यहाँ तक? नाउ if s lies between si lies between xi minus 1 to xi, then summation summation varies from 1 to n mod of alpha dash xi minus alpha dash ti into डेल्टा एक्स आई जो होगा एप्सिलॉन से छोटा होगा, बिकॉज ऑफ दिस, ये जो गिवन है इक्वेशन 1 है, क्योंकि इसका यूपी अल्फा डैश माइनस एलपी अल्फा डैश जो एप्सिलॉन से कम है, तो यू कैन से हमने यहाँ पे वैल्यूज कर ली। और साथ में एक थ्योरम भी हमने पहले पढ़ रखी थी, ये अगर थ्योरम देखें हम 6.7 में, ये वाला पार्ट कि दिस वन, ये प्रूव कर रखा है हमने कि अगर अपना एफ जो है वो रिमन इंटीग्रेबल है और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, प्रॉपर्टी मींस यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन है, तो डेफिनेटली summation varies from 1 to infinity f of xi minus f of ti into delta alpha is less than epsilon। तो फर्क इतना ही है इसमें और इसमें कि यहाँ पे अल्फा मिसिंग है, क्योंकि ये रिमन इंटीग्रल के लिए हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अल्फा, डेल्टा अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स आई आ जाएगा, और क्या आएगा, क्योंकि अल्फा को हम क्या पुट कर देते हैं, अल्फा ऑफ एक्स को हम एक्स पे यूज कर लेते हैं। So that's why इतना ही डिफरेंस है, बाकी as it is by using this theorem. So what we get summation of alpha dash
एस आई माइनस अल्फा डैश टी आई मॉड इज इंटू डेल्टा एक्स आई लेस देन एप्सिलॉन, ये गिव इट इक्वेशन 2. Now we take m is supremum of f of x. इस पूरे जो इंटरवल है उसके a2 और b के बीच में इसको हमने फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी में इसको हम सुप्रीमम ले लिया. सो सिंस समेशन वेरीज फ्रॉम 1 to n f of xi डेल्टा अल्फा आई, और यहाँ पे ये सेम लिख दिया हमने, डेल्टा अल्फा आई की वैल्यू यहाँ से यूज कर लिया हमने. डेल्टा अल्फा आई इज नथिंग बट इट इज ए अल्फा डैश ऑफ टी आई डेल्टा एक्स आई, ये वैल्यूज यूज कर ली हमने. ठीक. सो नाउ इसको हम इधर से ये जो इक्वेशन 2 है हम ये यूज कर लें अगर. इक्वेशन 2 क्या है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो सेम हम इसको यूज करेंगे. तो यहाँ पे अब क्या बन गया, दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लेके चल पड़े हमें, दिस माइनस दिस, ये इसके बराबर है. हमने इसको इधर शिफ्ट कर लिया दोनों से, एफ ऑफ एक्स आई तो सेम ही है, तो यू कैन सी कॉमन ले लिया. और ये सारी जो है वो किससे कम है, एम से कम है, क्योंकि इसका मैक्सिमा जो है वो एम से कम है. तो डेफिनेटली फिर तो ये सिंपल हमारे पास एक स्टेप यहाँ पे डाल सकते हैं कि इट इज लेस देन इक्वल टू एम टाइम्स समेशन वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा अल्फा आई माइनस. ठीक. सो दिस क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन. ठीक. so it is m times epsilon. तो now we get, थोड़ा सा अगर इसको देखा जाए तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि ये जो सम है ये रीमन स्टेल्जस इंटीग्रल का सम है, और ये वाला जो सम है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए रीमन इंटीग्रल का सम है. ठीक. क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स आई है लास्ट में और यहाँ पे डेल्टा एक्स आई है, तो ये यहाँ पे फंक्शन बन गया ह्यूगेन जी. ठीक. यहाँ पे हमने इन पर्टिकुलर हमने ये मान लिया कि दिस quantity that is summation varies from 1 to n f of xi mod delta alpha I is less than equal to this sum is UPF अल्फा डैश. अब यहाँ पे कॉमा अल्फा लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज रीमन इंटीग्रल सम. सो दिस इज प्लस एम एप्सिलॉन, क्योंकि आप बोल सकते हैं ये क्वांटिटी इधर चलेगी. सो दिस, तो फॉर ऑल द चॉइसेस ऑफ एक्स आई बिलोंग्स टू दिस. सो इट मीन दैट अगर हम अलग अलग वैल्यूज यूज करेंगे तो जितना भी पार्टीशंस अलग अलग पार्टीशन के लिए होगा, सो infimum of that will be supremum. So infimums of this sum is UPF. तो यहाँ पे UPF अल्फा आ गया, पर ये किसके लिए आया, ये हमारा लिए आया स्टेल्जस इंटीग्रल के लिए, और ये हमारा सिंपल रीमन इंटीग्रल के लिए, और प्लस एम. अब इसी सम को हम LPF के लिए भी कर सकते हैं. जो रिजल्ट, क्योंकि ये सम तो सेम ही रहेगा, जस्ट फर्क क्या आएगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का हम सुप्रीमम लेंगे, यहाँ पे हम इसका सुप्रीमम लेंगे. यहाँ पे अगर हम थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली इस क्वांटिटी का हम यहाँ पे कैपिटल एम आई लेंगे, और यहाँ पे हम कैपिटल एम आई डैश लेंगे,
इस फंक्शन का और यहाँ पे इस फंक्शन का होगा, तब जाके ये चीज बनेगी। अब सेम अगर हम एलपीएफ की बात करेंगे तो एलपीएफ तो इसकी हम इंटरवल में स्मॉल वैल्यू लेंगे, इनफीमम ऑफ दिस फंक्शन लेंगे। तो ये यूपीएफ के लिए हमने रिजल्ट बनाया पहले। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, यूपी एफ अल्फा माइनस यूपी एफ अल्फा डैश इज लेस देन इक्वल टू एम टाइम्स एप्सिलॉन। सो ये बन गया। अब द सेम आर्गुमेंट लीड्स टू फ्रॉम 3। अब हम देखो इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे मॉड लगा है तो हम इस क्वांटिटी को पहले ले सकते हैं, मीन टू से दैट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि समेशन वेरीज फ्रॉम एफ ऑफ एस आई अल्फा एस आई डैश माइनस एफ आई माइनस समेशन एफ ऑफ एक्स आई डेल्टा अल्फा आई लेस देन। सेम लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि माइनस का फर्क, माइनस कॉमन लिया मैंने, यू कैन से, तो माइनस का मॉड में तो फर्क पड़ेगा नहीं। इट मीन दैट ये क्वांटिटी भी लेस देन इक्वल टू एम टाइम्स एप्सिलॉन से छोटी होगी। तो सेम लॉजिक हम आप इस रिजल्ट के लिए लगा लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, समेशन वेरीज फ्रॉम 1 टू n एफ ऑफ एक्स आई अल्फा डैश एस आई डेल्टा एक्स आई इज लेस देन इक्वल टू यूपीएफ, क्योंकि ये दूसरा इंटीग्रल, दूसरा जो सम है समेशन एफ ऑफ एक्स आई डेल्टा अल्फा आई है, ये स्टेलजस इंटीग्रल का है। सो दैट विल बी यूपीएफ अल्फा प्लस एम टाइम्स एप्सिलॉन। So for all the choices of SI, so we get UPF F alpha dash less than equal to UPF alpha plus M epsilon. So from here मैंने क्या किया, यहाँ पे इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दिया और इस टर्म को इधर ले आए। तो इट विल बी माइनस एम एप्सिलॉन एंड यूपीएफ अल्फा माइनस यूपीएफ अल्फा डैश, ये हमारे पास आ गया। नाउ वी कंबाइनिंग 4 एंड 5, 4 और 5 को अगर कंबाइन करें तो व्हाट वी गेट माइनस एम एप्सिलॉन, ये क्वांटिटी सेम आ गई यहाँ पे, ये वाला। और आप इक्वेशन 4 देखेंगे तो इक्वेशन 4 में ये भी क्वांटिटी सेम है। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू एम आई। सो ये आप कुछ रिजल्ट ऐसे ही बन गया कि x जो है वो माइनस ए और ए के बीच में लाई कर रहा है। तो इट मीन दैट मॉड ऑफ x इज लाइज बिटवीन ए। सो दिस इज लाइज बिटवीन m एंड दिस। सो जो हमने ये रिजल्ट, इक्वेशन 1 का रिजल्ट जो है रीमन इंटीग्रल वाला, ये वाला रिजल्ट जो है वो किसी पार्टीशन के लिए यूज करा, ठीक। तो अगर हम इस पार्टीशन की कोई रिफाइनमेंट भी ले लेंगे उसके लिए भी ट्रू रहेगा। तो वी जस्ट राइट दिस कि also one remains true if p is a refinement, p is replaced by any refinement, hence जो ये 6 बना तो ये भी हर रिफाइनमेंट के लिए ट्रू रहेगा। सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस, दैट इज यहां से अगर हम यूपीएफ लेंगे, इस पे अगर इनफीमम लेंगे तो इनफीमम ऑफ यूपीएफ अल्फा दैट विल बी अपर इंटीग्रल ऑफ एफ। तो ये सम जो है, अपर सम जो है ये अपना रिमन स्टेलजस इंटीग्रल का है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रल लिखा जाएगा वो भी रिमन स्टेलजस इंटीग्रल के लिए लिखा जाएगा, और ये सम जो है वो सिंपल रिमन इंटीग्रल के लिए है। सो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक। तो इट इज लेस देन एप्सिलॉन एम टाइम्स एप्सिलॉन। व्हाट एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी, तो हम एप्सिलॉन को और छोटा ले सकते हैं, एम चाहे जितना बड़ा बड़ा हो, लेकिन जब एप्सिलॉन की वैल्यू हम बहुत छोटी ले सकते हैं, मतलब 0.0000 10 करोड़ जीरो लगा के वन करेंगे तो ये एम कुछ नहीं कर पाएगा, दैट विल बी 10 to
0. So it means that upper integral of f d alpha is equal to upper integral f of x अल्फा डैश एक्स dx, दोनों इक्वल होंगे। ठीक, क्योंकि ये रिजल्ट्स हर एप्सिलॉन के लिए ट्रू रहना चाहिए, तो तभी पॉसिबल है दोनों इक्वल होंगे। तो फॉर एनी बाउंडेड फंक्शन ये प्रूव कर दिया। द इक्वलिटी ऑफ द लोअर इंटीग्रल्स फॉलोज फ्रॉम द थ्री इन द एग्जैक्टली द सेम वे। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे हमने ये इक्वेशन नंबर 3 हमने यूज करी फॉर यूपीएफ के लिए, वैसे ही हम इसको एलपीएफ के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहां से क्या मिलेगा, वी गेट लोअर इंटीग्रल एफ डी अल्फा इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स अल्फा डैश एक्स डी एक्स। सो अब हमने ऊपर लिखा हुआ है कि एफ जो है वो रिमन इंटीग्रेबल है, और ये एफ डैश अल्फा जो है वो ये रिमन स्टेलजस इंटीग्रल है, और ये सिंपल रिमन इंटीग्रेबल है। सो डेफिनेटली जो अपने लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल वो सिंपल इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा के बराबर होगा, और सेम लाइन पे लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल जो है सिंपल इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स अल्फा डैश एक्स डी एक्स के बराबर होगा। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स अल्फा डैश एक्स डी एक्स। तो एक तरह से ये सिंपल स्टूडेंट्स ये हो गया, देखो कि कहीं ना कहीं ये जो एक फार्मूला हमारे पास आ गया, दिस इज ए ब्रिज बिटवीन रीमन स्टेलजस इंटीग्रल टू सिंपल रीमन इंटीग्रल। तो रीमन स्टेलजस इंटीग्रल जो है वो रीमन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, तो अब हमारे पास सिंपल एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल गया हमें, कि हम जब भी इस तरह का कोई रिजल्ट हमारे पास हो तो हम उसके डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स स्क्वेयर है, तो हम इसको ऐसे, ये ऑर्डिनरी +2 लेवल पे भी हम ये करते ही हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, देन वी गेट द आइडिया। सो वी जस्ट टेक ए प्रॉब्लम, इंटीग्रल 0 to 3 x डी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता ही होगा, इट मीन दैट कोई अगर वैल्यू अगर हम 0 और 1 के बीच में लेंगे, 0 और 1 के बीच में लेंगे, 0 भी इंक्लूडेड है, तो डेफिनेटली कौन सा नंबर आएगा, 0 आएगा। ठीक, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर, जितने भी इंटीजर्स होंगे उनमें से इंटीजर लेना होता है सबसे, तो ऑब्वियस है इसके बीच अगर हम इंटीजर देखें तो सारे पॉइंटों में ही आएंगे। 0 आएगा, 0.1 आएगा, 0.2 आएगा, 0.9 तक। तो डेफिनेटली इसमें से सबसे छोटा इंटीजर क्या हुआ हमारे पास, 0 हुआ। ठीक, तो डेफिनेटली ये 0 आएगा। तो इसकी इंटरवल हमें 0 to 3 दिया है, और इसका ग्राफ भी आपको अगर देखें तो ग्राफ भी इसका कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे बनेगा जैसे 0 और 1 के बीच में है, तो 0, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, क्योंकि इंटीजर्स की बात होती है, यहाँ 3 बन गया, तो सॉरी 1, और ये 0। तो इसके 1 में लेंगे तो इसका एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बनेगी ये बनेगा। ठीक, और अगर हम इसको, ये वाला पार्ट होगा, और अगर इसको 1 से लेके 2 तक लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक, तो 1 आएगी तो ये, ठीक, तो 2 इंक्लूडेड इसमें नहीं है। फिर
2 और 3 के बीच में लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2, ये ऐसे। और 3 पे 3 आएगा, तो 3 तक ही लेना है। तो आप देख सकते हैं ये फंक्शन जो है वो अल्फा जो है वो इंक्रीजिंग है। तो यहीं पे लिखा कि अल्फा एफ ऑफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल 0 to 3। तो इसको आप थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ थोड़ा इसको स्टडी कर लेना। इस तरह के एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर आने वाला है, तो थोड़ा इसमें मास्टरी हो जाए। तो सबसे पहले देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी वैल्यू हमने 0 और 1 के बीच में देखना, इंक्लूडिंग 0, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। ठीक, मतलब जितने भी इंटीजर्स हमारे ग्रेट इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट की, जैसे हम बात कर रहे हैं कि 1 से नीचे एक्स जो है 1 से नीचे, तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि 1 से नीचे करना है, सिंपल 1 से नीचे है ना, एक्स इज लेस देन 1, तो 1 से नीचे जितने भी इंटीजर्स होंगे वो कौन से होंगे, 0, फिर -1, -2, -3, तो इन सब से जो बड़ा होगा ग्रेटेस्ट वो क्या होगा, 0 होगा, तो डेफिनेटली ये 0 आएगा। बात समझ गए। और अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि सारे इंटीजर्स, ग्रेट वर्ड क्यों आ रहा है उसकी बात करें, अगर मैं सारे बोलूं कि सारे इंटीजर 2 से ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 2, तो 2 से नीचे जितने भी इंटीजर है वो लिखने पड़ेंगे हमें। तो 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर -1 आएगा, तो इन सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 1, तो 1 आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो दैट्स वाई यहाँ पे 2 से नीचे और 1 तक तो 1 आएगा। लोअर लिमिट ना भी लगाए तब भी क्लियर है ये, पर यहाँ पे हमें लोअर इंटरवल 0 से 3 तक करना है, तो 2 और 3 के बीच में लेगा तो 2 आएगा, और 3 पे 3 आएगा। ठीक, so now we take a partition from 0 to 3, so what we get, we mention 0 को x0 ले लिया, फिर 1, फिर x l-1, एक्स एल को हमने 1 मान लिया, क्योंकि हमें इंटीजर्स चाहिए 0 और 3 के बीच में, तो 0 फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ये इंटीजर्स होते हैं। तो 1 को मैंने मान लिया एक्सएल। फिर अगला नंबर, अगला l+1, l+2 ऐसे चलता जाएगा। फिर यहाँ पे m-1 और एक्स एम को मैंने मान लिया 2, फिर xm+1, फिर चलता जाएगा। फिर लास्ट में xn को मान लिया 3। ठीक, तो हमारे पास ये इतने इंटरवल्स बन गए। तो अब हम इसका यूपीएफ फाइंड आउट करेंगे। अब फंक्शन यहाँ पे इंटीग्रल एक्स डी ये है, तो अब फंक्शन तो हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स जो वो एक्स रहने वाला है। तो यहां से लेके 0 से लेके यहां तक, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अलग से। तो हमारे पास इसमें एम आई और डेल्टा अल्फा आई, फिर यहाँ पे डेल्टा अल्फा आई क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा अल्फा आई होगा अल्फा ऑफ एक्स एल माइनस एक्स अल्फा एक्स l-1। ठीक, तो डेल्टा मतलब एक्स मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर l-1। ठीक, ये पता होना चाहिए। उसी तरह सेम लॉजिक यहाँ से लेके m-1 तक, ये लिख लिया। फिर ये लिख लिया हमने डेल m1। ठीक, उसी तरह से ये कैलकुलेट कर लिया लास्ट तक। अब डेफिनेटली इसमें देखें तो इसमें सभी में सारे नंबर जो है वो 1 से छोटे हैं, तो हर बार डेल्टा अल्फा आई क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, क्योंकि 0 आना ही आना है। तो ये एक्चुअली नंबर हमारे पास हुआ, इसकी बात करें तो ये हुआ हमारे पास अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई -1,
मतलब अल्फा हमारे पास ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आई -1। तो ये ऊपर हमने कैलकुलेट करके भी देख रखा है, ये देखो। जब भी 1 से नीचे होगा तो आपका जो भी अल्फा होगा वो जीरो होने वाला है। सो डेट वाई दिस इज 0 - 0। ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। एम की कुछ वैल्यू होगी, एम की डेफिनेटली अगर 1 से कम है 0.5 डालेंगे तो 0.5 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक्स ऑफ एक्स ही है। ये जो मर्जी वैल्यू होते रहे, लेकिन यहाँ पे जीरो लग गया तो सारा जीरो हो जाएगा। अब इसकी बात करें तो इस इंटरवल में 1 से लेके 1 से पीछे वाला जो नंबर होगा, क्योंकि ये इंटरवल हमारा पास बना एक्स एल एल -1 से लेके एक्स एल तक। ठीक। तो डेफिनेटली इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एल के ऊपर 1 होगा, और ये आपका 1 से छोटा होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। और इस इंटरवल में ये 1 है, यहाँ पे 1 से कम नंबर होने वाला है, तो मैक्स एक्स की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स के बराबर है। सेम लॉजिक यहाँ पे, ये सारे नंबर जो होंगे वो 1 से बड़े होंगे लेकिन 2 से छोटे होंगे, तो सबका जो अल्फा है वो क्या आएगा, जब 2 से छोटे हैं और 1 से बड़े हैं तो 1 आएगा, तो 1 - 1। ठीक। और यहाँ पे भी वैल्यू आपकी जो भी 1.1 होगा तो ये 1.1 हो जाएगा। तो एक्चुअली ये जीरो हो गया, तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस रही नहीं। फिर इसकी 2 की बात करें तो यहाँ पे वही बात है कि मैक्सिमम वैल्यू तो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो 2 पे ही देगा। 2 तो एम तो ये हो गया 2। बाकी हमारे पास जो अपना अ, जो दूसरा नंबर होगा वो 1 से कम होगा, 2 से कम होगा। तो 2 से कम होगा तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट। यहाँ पे 1 आना चाहिए ना, जस्ट यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ 1 आएगा, तो 2 - 1। और सेम फिर आगे इसके लिए सारे जो होंगे डेल्टा अल्फा जो होंगे वो 2 होंगे, और इसके ऊपर 3, इसका अपर मैक्सिमम 3 पे, और 3 से लेके पीछे तक कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा। तो ओवलवेट करें तो इसको हमारे पास बना ये 1, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 - 1, ये 2 आएगा, फिर 4 नहीं आएगा, 2। और यहाँ पे 0, और यहाँ पे 3 - 2 1, 1 तो 3 बनाइए, यहाँ पे गड़बड़ हुई थी। ठीक। सो अगेन इट इज ए 6। तो सेम लॉजिक पे हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि द अपर इंटीग्रल एक्स डी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू इज इनफीमम ऑफ 6। तो सिमिलरली हम इसका लोअर इंटीग्रल भी फाइंड आउट करेंगे तो वो भी 6 आएगा। तो ये आपके लिए एक होमवर्क टाइप हो गया, तो आप इसको कर सकते हैं। फर्क कुछ ज़्यादा पड़ेगा नहीं, सेम ही आएगा। तो उसमें अपने वैल्यूज, यहाँ पे जो मैक्सिमम आया वहाँ पे स्मॉलेस्ट आना है, इसको आप ट्राई करना। ये 6 आना चाहिए, ये भी यूपीएफ वाला एलपीएफ भी। तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, सो इट मीन दैट लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल सेम आ रहे हैं, तो इट मीन दैट इट विल बी रीमन स्टेलजस इंटीग्रल इंटीग्रेबल, ये इंटीग्रेबल होगा। सो इट मीन दैट इंटीग्रल 0 to 3 6 आया यहाँ पे। क्लियर।
तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप ट्राई करो। सेम लॉजिक यहाँ पे तो इंटरवल 0 to 1 है ना। इसको इंटरवल को थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए तो फिर दो ही वैल्यूज आनी है ना। तो यहाँ पे इंटीग्रल आप 0 to 3 कर लो आप, और इसको ट्राई करो पर यहाँ पे 1 बोला इसने, फिर प्रूव हमें चेक करना पड़ेगा। चलो 1 के लिए ट्राई करके देखो पहले, छोटा सा क्वेश्चन बनेगा ये। ठीक, पार्टीशन में एक ही वैल्यूज आने वाली है। एक और आप इसमें ट्राई कर सकते हो कि आप एक दूसरा क्वेश्चन 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स dx² इज इक्वल टू 3, ये प्रूव करना है। एक नहीं होगा तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कल। तो आज के लिए इतना हमारा सफिशिएंट है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।